अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए अहम है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मदीना एयरपोर्ट और जद्दा एयरपोर्ट पर आपके साथ कौन कौन से फ़्रॉड हो सकते हैं या किस किस्म के धोखे वहाँ पर लोग उम्रा पर आए लोगों के साथ करते हैं। और देखें, अगर किसी शख्स की उम्रा की मुकम्मल तैयारी हो, सारा सामान उसका मुकम्मल हो, लेकिन अगर उसके साथ जद्दा या मदीना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही कोई ना कोई उसके साथ फ़्रॉड हो जाए, उसके साथ धोखा हो जाए और वो परेशानियों में मुब्तला हो जाए, तो उन परेशानियों के साथ फिर वो शख्स अपना उम्रा भी ठीक से अदा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका ध्यान, उसकी तवज्जो उन परेशानियों की तरफ होती है। तो आज की वीडियो में इन्हीं परेशानियों के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि आपने किन किन चीज़ों का एयरपोर्ट पर जब आप उतरें, चाहे आपका जद्दा एयरपोर्ट हो या मदीना एयरपोर्ट हो, तो आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। इसलिए नाज़रीन, आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकें एयरपोर्ट के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, पहली चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जिस वक्त आप अपना सामान वहाँ पर वसूल करेंगे और जो सामान वाली ट्राली होती है, जिस वक्त आप उसमें सामान रख कर लेकर जाएंगे, तो जिस वक्त आप बाहर निकलेंगे उस वक्त या एयरपोर्ट के अंदर ही बहुत से लोग आपसे पैसे वसूल करेंगे। कभी कभार ये लोगों के साथ इस तरह का फ़्रॉड या धोखा होता है, तो आप ये जहन में रखिएगा कि उस ट्राली के पैसे आपने उनको नहीं देने हैं, या अगर वो पैसे ले रहे हों तो आपने पहले उनसे पूछना है कि इसके कितने चार्जेस हैं, क्योंकि जिस वक्त आप बिना पूछे उनसे ले लेंगे तो वो आपसे फिर ज़्यादा चार्जेस भी ले सकते हैं। और अगर वो किसी लेडीज़ को देखकर ये कहते हैं कि हम आपका सामान लेकर जाते हैं और आप उनके साथ साथ चलने लग जाएं, तो आपने ऐसा भी नहीं करना, बल्कि अपना सामान भी खुद रखें, या किसी उम्रा पर गए हुए जो आप लोगों के साथ मर्द हजरात हैं उनसे कहकर अपना सामान रखवा लें, या किसी दूसरे मर्द से कहकर रखवा लें जो उम्रा पर गए हुए होते हैं। जो लोग वहाँ पर एयरपोर्ट पर होते हैं, लेकिन उनसे आपने कहकर सामान नहीं रखवाना, वरना वो आपसे उसकी अच्छी खासी रकम जो है वो चार्ज करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि एयरपोर्ट के अंदर जो आपकी बायोमेट्रिक होगी, केबिन बने हुए होंगे, वहाँ से आप लोग जब आगे जाएंगे तो उस जगह पर आपकी बायोमेट्रिक भी होगी, आपका वीज़ा चेक किया जाएगा, पासपोर्ट वगैरह चेक किए जाएंगे, आपकी पिक्चर ली जाएगी। तो वो चेकिंग तो होती है एयरपोर्ट अमला की जानिब से। तो एयरपोर्ट अमला जो भी आपकी चेकिंग करे, आपने वो चेकिंग करवानी है, उनके साथ ताउन करना है। लेकिन उसके अलावा अगर आप एयरपोर्ट से जिस वक्त बाहर निकलें उस वक्त कोई भी शख्स या कोई भी औरत बुरके में आए, चाहे वो आपके साथ अरबी बोले, तो आपने उनके बहकावे में नहीं आना, उनके प्रेशर में नहीं आना, और आपने उनको किसी भी किस्म की कोई बायोमेट्रिक करके नहीं देनी है। अगर वो आपसे वीज़ा मांगें तो आपने उनको अपना वीज़ा भी नहीं देना, क्योंकि जिस वक्त आप एयरपोर्ट से बाहर आएँ, अब आपके वीज़े का जो काम है वो ख़त्म हो गया। अब आपने वीज़ा किसी को नहीं दिखाना। अब आपके पास सिर्फ होटल का जो अकोमोडेशन है वो आपके हाथ में होनी चाहिए, उसकी एक फ़ोटोकॉपी वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो अब आप बस वालों को दिखाएंगे। बाकी वीज़े वाला जो प्रोसेस था वो एयरपोर्ट के अंदर ही होगा, जो भी चेकिंग होगी वीज़े की वो अंदर हो जाएगी। अगर कोई इस तरह के लोग या मर्द ख़वातीन कोई भी आपके पास आते हैं, तो आपने उनसे पूछना है कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं और किस लिए हमारी ये बायोमेट्रिक कर रहे हैं, या हमसे हमारा वीज़ा मांग रहे हैं, या वीज़े का नंबर वो आपसे मांगें तो आपने वो भी पूछना है। ना उनको पासपोर्ट देना है, ना अपना वीज़ा देना है। ये दो चीज़ें इंतहाई अहम हैं। और देखें, आपने बिल्कुल प्रेशर में नहीं आना किसी भी किस्म के। ये ना सोचिएगा कि वो अरबी हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो देखें, जो कोई शख्स जुर्म करता है उसे डर होना चाहिए, जो कोई गलत माल लेकर जाता है उसे डर होना चाहिए। तो आप तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो आप अगर अपना सामान बिल्कुल ठीक लेकर जा रहे हैं तो आपने डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास आए आप उससे पूछें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको अरबी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, तब भी कोई मसला नहीं है, आप अपनी ज़बान में ही उनसे पूछें। या उम्रे का जो ग्रुप होगा और बहुत से लोग होंगे, आप अकेले नहीं होंगे, आप किसी से भी कहें भाई इनसे पूछो ये क्या चाहते हैं, क्यों मेरी बायोमेट्रिक कर रहे हैं, क्यों मेरे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, क्यों मेरे कागजात मांग रहे हैं। जो लोग भी वहाँ पर पढ़े लिखे हों उनसे कहें कि इनसे पूछो कि ये किस डिपार्टमेंट से आए हैं। डरना और घबराना बिल्कुल नहीं है। तमीज़ के दायरे में रहकर उनसे आप लोगों ने बात करनी है। अगर वो कहते हैं कि हम किसी भी प्राइवेट इदारे की जानिब से हैं या सिम सेल करने वाले हैं, हम आपको सिम देंगे, तो आपने उनसे कहना है कि हमें ये सिम नहीं चाहिए, क्योंकि आपने एयरपोर्ट से सिम नहीं लेनी है, वरना आपके लिए बहुत से मसले मसाइल बन सकते हैं। इसके अलावा जिस वक्त आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे
तो बहुत से सफाई करने वाले या वहाँ के मुलाजिम लोग जो दूसरे ममालिक से आए हुए होते हैं, वहाँ पर जॉब कर रहे होते हैं, वो आप लोगों को सिम बेचेंगे। तो आपने उनसे सिम नहीं ख़रीदनी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो सिम फिर बाद में चलती नहीं है, या फिर वो सिम आपको बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे होते हैं। उनमें फिर बाद में बहुत सी सिमें ऐसी होती हैं जिनमें पैकेजेस नहीं लगते हैं और मसले मसाइल का सामना आपको करना पड़ता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि वहाँ से आपने सिम नहीं परचेज़ करनी है। अगर कोई कंपनी का बंदा हो, कंपनी की सिमें जैसे पाकिस्तान में भी जगह जगह पर बेच रहे होते हैं, अपना एक वो जैसे अपना वो एक बूथ बनाकर बैठे होते हैं और सिम सेल कर रहे होते हैं, अगर इस तरह से कोई कंपनी का बंदा हो तो उससे आप ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि मस्जिद अल हराम या मस्जिद नबवी या अपनी जो आपकी जो होटल होगी उसमें भी लोग आए हुए होते हैं सिम सेल करने वाले, तो उनसे आप सिम परचेज़ कर लें। दूसरी चीज़, अगर आपको एयरपोर्ट पर इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है तो ये देखिएगा कि इंटरनेट पर वाईफाई फ्री होता है, तो वो एयरपोर्ट का वाईफाई आप अपने मोबाइल में कनेक्ट करके अगर आपको किसी से रब्ता करना है तो आप फिर रब्ता कर सकते हैं। और नाज़रीन, एक और बात, अगर आप जिस वक्त अपना सामान वगैरह लेकर एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो देखें वो काफ़ी बड़े एयरपोर्ट हैं, वहाँ पर अच्छा खासा चलना पड़ता है। बाज़ दफ़ा इंसान को समझ नहीं आती है कि अब किस तरफ जाना है या किस जगह से बाहर निकलना है या अब कौन सा प्रोसेस करना है। तो देखें बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, आपके ही साथ होंगे, उन्होंने कई दफ़ा वहाँ पे सफ़र किया हुआ होता है, तो आप लोग उनके साथ साथ रहें, उनको फॉलो करें। जैसे वो वहाँ पर अपनी बायोमेट्रिक करवाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो आपने भी इसी तरह से उनके साथ साथ चलते रहना है। और जिस वक्त आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो उस वक्त आपके पास आपकी होटल का अकोमोडेशन होना चाहिए। और अगर आप किसी ग्रुप के साथ हैं या आपके एजेंट ने आपको बताया है कि आपकी बस आपको एयरपोर्ट के बाहर मिलेगी, तो देखिए जिस वक्त आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो इस तरह से बसें लाइन में वहाँ पर खड़ी हुई होंगी और यहाँ पर उन बसों के ड्राइवर भी होते हैं और कुछ एजेंट्स भी वहाँ पर फिर रहे होते हैं। तो आपने अपने होटल का अकोमोडेशन दिखाकर, यानी कि जो होटल का आपका कागज़ होगा वो आपने उनको दिखाना है और उनसे पूछना है कि मेरी बस इनमें से किस नंबर पर खड़ी है या कौन सी बस मेरी है। तो वो आपको बता देंगे कि फ़लाँ बस या फ़लाँ नंबर की जो बस है वो आपके होटल जाएगी, तो आपने फिर उस बस में बैठ जाना है। और जिस वक्त आप बस में बैठ जाएं, अगर वो बस वाले आपसे आपका पासपोर्ट मांगते हैं तो आपने उनको पासपोर्ट नहीं देना, ये याद रखिएगा, वरना आपको वो बहुत जलील करेंगे जिस वक्त आप वापसी आने लगेंगे। क्योंकि मैंने एक खातून को देखा कि जिससे उन्होंने पासपोर्ट लिया और उस खातून को फिर वहाँ पर जो परेशानियाँ हुई वापस आते हुए, वो अल्लाह हर किसी को ऐसी परेशानियों से बचाएं, क्योंकि वो उनको तलाश करती फिर रही थी कि कौन सी गाड़ी वाले मेरा पासपोर्ट लेकर चले गए। तो आपने उनसे पूछना है, गाड़ी वाले अगर आपसे पासपोर्ट लें, कि आप हमारा पासपोर्ट क्यों मांग रहे हैं। तो वो पासपोर्ट मांगते इसलिए हैं कि बाज़ दफ़ा आपके होटल की गाड़ी नहीं आती है और कोई और गाड़ी में आपको आपका एजेंट या वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं वो आपको किसी और होटल की गाड़ी में बिठाते हैं और वो गाड़ी फिर आपको आपकी होटल तक छोड़ती है। तो उस मद में वो आपसे किराया तो नहीं लेते बल्कि आपका पासपोर्ट लेकर रख लेते हैं और आपके एजेंट के थ्रू फिर वो पैसे मांगते हैं आपके एजेंट से। और अगर आपका एजेंट उनको टाइम पर पैसे नहीं देता है या उनका उससे राब्ता नहीं हो सकता है तो फिर वो पासपोर्ट अपने पास रख कर बैठे होते हैं। तो इसलिए आपने उनसे पूछना है कि वजह क्या है, क्यों आप हमारा पासपोर्ट मांग रहे हैं। तो आपको बता देंगे कि ये गाड़ी आपके होटल की नहीं है, लेकिन हम आपकी होटल तक आपको छोड़ेंगे, तो उसके लिए हमें किराया चाहिए। तो उसका किराया देखें 20 रियाल, 25 रियाल या 30 रियाल ये किराया होता है। तो आपने उनको 20-25 रियाल जो भी आपका किराया हो वो आपने उनको दे देना है, लेकिन अपना पासपोर्ट उनको नहीं देना। अगर वो आपके होटल की अकोमोडेशन की कापी मांगते हैं तो वो आपने उनको दे देनी है, क्योंकि वो उनकी ज़रूरत की है, क्योंकि उन्होंने आगे अपना हिसाब किताब लगाना होता है कि कौन सी होटल के लोगों को हमने पहले उतारना है और कौन सी होटल के लोगों को हमने बाद में उतारना है। तो इस फ्रॉड से भी आपने वहाँ पर बचना है। और अगर आप किसी ग्रुप के साथ नहीं जाते हैं, ग्रुप से अलहदा आप जा रहे हैं और आपके एजेंट आपको गाड़ी का भी नहीं बताते हैं या आप गाड़ी की सर्विस नहीं लेते हैं जद्दा से मक्का तक, तो फिर आपने क्या करना है। तो देखें फिर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक तो होगा टैक्सी का और दूसरा होगा ट्रेन का। लेकिन ट्रेन का जो टिकट है वो ATM से परचेज़ किया जाता है और ATM वो वाला कि जो सऊदी अरब में वैलिड हो। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई ATM कार्ड है तो फिर आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको फिर टैक्सी से जाना होगा, या फिर आप किसी बस वाले से वहीं पर बात कर लें कि मेरा ये होटल है, आप मुझे ले जाएंगे। तो जो बसें वहाँ पर खड़ी होती हैं तो उनसे आप पूछेंगे तो वो भी आपको ले जाने पर एग्री होंगे और आप उनको किराया दे दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप बस में भी नहीं जाते हैं और ट्रेन में भी नहीं जाते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन होगा टैक्सी का। तो टैक्सी भी आपने देखें देखभाल के करनी है, क्योंकि बहुत से टैक्सी वाले भी फ्रॉड करते हैं
کہ وہ آپ کو رستے میں اتار دیں گے، اور بعض دفعہ تو سننے میں ایسا آیا ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے وغیرہ بھی زیادہ چارج کرتے ہیں۔ اور اگر خواتین آپ کے ساتھ ہیں تو یہ دیکھیے گا کہ پہلے آپ لوگوں نے خود بیٹھنا ہے، اس کے بعد اپنی خواتین کو بٹھائیں ٹیکسی میں، اور جس وقت آپ نے کسی جگہ پہ بھی اترنا ہو تو پہلے اپنی خواتین کو اتاریں، پھر بعد میں آپ خود اتریں۔ یہ غلطی وہاں پہ کبھی نہیں کیجیے گا کہ خواتین کو پہلے بٹھا دیں اور خود بعد میں بیٹھیں، یا خود پہلے اتر جائیں جہاں پہ اترنا ہو اور خواتین پھر بعد میں اتریں۔ تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے، ورنہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ اور ایک اور چیز ناظرین، کہ کسی کا کوئی بھی پیک سامان آپ ساتھ نہ لے کر جائیں، کسی بھی اجنبی کا، کسی بھی ایجنٹ کا جس کے تھرو آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ ابھی حال ہی میں پاکستان کی ایک فیملی کے ساتھ اس طرح کا ایک فراڈ ہو گیا ہے کہ ایجنٹ نے ان کو آئس دے دی، یعنی کہ جو نشہ آور چیز ہوتی ہے وہ کچھ ان کو دی، اور وہ جدہ ایئرپورٹ پر پکڑے گئے اور ان کو 25 سال کی قید ہوئی ہے، جن میں 3 خواتین اور 2 مرد حضرات شامل ہیں۔ تو اس لیے کسی ایجنٹ یا کسی اجنبی پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، کسی کا کوئی ایسا سامان لے کر نہیں جانا ہے، اس میں ذمہ دار پھر آپ لوگ خود ہوں گے۔ اور ایک اور چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے ناظرین، کہ بہت سے آپ کے جاننے والے بھی یا کوئی ایجنٹ وغیرہ کہ وہ آپ سے کہیں گے کہ یہ میڈیسن ہمارے فلاں بندے کو لے جا کے دے دینا، ہمارا رشتہ دار ہے یا ان کا کوئی گھر کا افراد وہاں پر کمانے کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں کچھ میڈیسنز کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ میڈیسنز ان کو لے جا کے دے دینا۔ تو دیکھیں سعودی عرب نے اب ایک نیا قانون متعارف کروایا ہے، اور اس قانون کے تحت انہوں نے بہت سی میڈیسنز پر پابندی لگا دی ہے، اور وہ آپ بنا اپروول کے نہیں لے کر جا سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستان سے یا جو بھی آپ کا ملک ہے تو اپنے ملک سے آپ نے کسی کی میڈیسنز وغیرہ بھی نہیں لے کر جانی ہے، جو آپ کی اپنے استعمال کی میڈیسنز ہیں، جو ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق ہیں، یا جو عام میڈیکل ہیں، پیناڈول، پیرسٹامول وغیرہ، ٹی ڈے ٹیبلٹ وغیرہ، الرجی کے لیے کف سیرپ وغیرہ، وہ آپ لے جا سکتے ہیں، وہ بھی اپنے، کسی اور کے آپ نہ لے کے جائیں، ورنہ آپ اسی زمرے میں آئیں گے کہ آپ یہ سیل کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اور پھر آپ پر بھی کوئی نہ کوئی جرمانہ ہو سکتا ہے، یا آپ کو واپس بھیجا جا سکتا ہے، یا آپ کو کوئی چھوٹی موٹی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اور دیکھیں ناظرین، اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یا ایئرپورٹ پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کسی قسم کے ڈرنے کی یا کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ آپ کو بالکل صحیح طور پر گائیڈ کریں گے کہ اب آپ نے اگلا مرحلہ کیا کرنا ہے، کیسے باہر نکلنا ہے، کس راستے سے آپ نے جانا ہے، کیسے اپنا سامان لینا ہے۔ جو بھی معلومات آپ نے پوچھنی ہو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ آج کی دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس قسم کی دھوکہ دہی سے اور فراڈ سے بچ سکیں اور اپنے عمرے کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔